सभी दोस्तों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत भारत पर मुस्लिम आक्रमण की चर्चा करूंगा कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण कैसे और किस प्रकार से हुए। क्योंकि भारत पर सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों ने आक्रमण किया, उसके बाद तुर्की मुसलमानों ने आक्रमण किया और इस प्रकार से उन्होंने भारत में अपना एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करी कि जो कि हमारे देश में उसके बाद यहाँ के मूल निवासी भी हो गए। तो उसी की चर्चा हम इसमें करेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मेन बनाने का मेरा मुख्य मकसद ये है कि आप सभी लोग विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उन परीक्षाओं में किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उनका संकलन भी मैं इसमें कर रहा हूं और बताऊंगा आपको कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। कहानियां के माध्यम से भी मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको तथ्य याद रह सकें। तो स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास और भारत पर मुस्लिम आक्रमण। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम जो थे वो अरबी मुस्लिम थे। तो उनकी ही स्थिति को हम सर्वप्रथम देखते हैं। एक ये मानचित्र यहाँ पर आप लोगों के सामने दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये अरब अरब क्षेत्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जहां पर ये आपका कर्सर जा रहा है ये अरब क्षेत्र है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है मक्का मदीना। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, ये मक्का मदीना जो ये जन्मभूमि रही है ये मोहम्मद हजरत साहब की रही है, जो कि मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है ना। इनका जन्म यहीं पर हुआ था और मृत्यु भी यहीं पर हो गई थी। ठीक है। जब लगभग 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद की मृत्यु हुई थी तो उसके 6 वर्षों के उपरांत, ठीक है ना, उनके उत्तराधिकारियों ने सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन एवं इराक को जीत लिया था। तो आप देख सकते हैं जो ये आपका ये जो ये गुलाबी जो क्षेत्र जो दिख रहा है ये पूरा इनका बना हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद इनकी जो ललचाई हुई आंखें थी वो धीरे 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 भारत पे भी पड़ने लग गई। भारत यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से ये भारत पर इनकी। तो कहा जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई थी हजरत मोहम्मद साहब की, तो उसके बाद फ्रांस के लायर नामक शहर से और आपका यहाँ पर अफगानिस्तान के काबुल नदी तक के बीच का क्षेत्र में इन लोगों का, अरबी मुसलमानों का क्या हो गया था, अपना एक साम्राज्य स्थापित कर लिया था और ये ज्यादा से ज्यादा संपन्नता चाह रहे थे। इसी वजह से इनकी ललचाई हुई आंखें कहां पर पड़ी, भारतीय क्षेत्र पर भी पड़ी। क्योंकि उस समय भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। भारत अपने आप में बहुत ज्यादा संपन्न राष्ट्र था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको बता देना चाहता हूं कि अरब आक्रमण कारियों ने कई सारे आक्रमण भारत पर किए, लेकिन 632 के बाद वो सफल नहीं हो पाए। उसके बाद लगभग उनको 100 साल लग गए और 712 ईस्वी में लगभग उनका पहला सफल आक्रमण हुआ था। तो उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। जो 712 ईस्वी में जो पहला जो सफल आक्रमण किया गया था वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं यहाँ पर कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, इसके पीछे विद्वानों के कई मत हैं। कहा जाता है कि जो भारत का जो दक्षिणी बिंदु, आपका दक्षिणी देश है श्रीलंका, सिंघल द्वीप बोला जाता है उसको। आप मेरे शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। श्रीलंका का प्राचीन नाम सिंघल द्वीप है। ठीक है ना। तो सिंघल द्वीप से कुछ व्यापारी अरब सागर होते हुए आपका अरब क्षेत्र को जा रहे थे, लेकिन रास्ते में देवल, पाकिस्तान में एक बंदरगाह है देवल, वहां पर उन व्यापारियों को लूट लिया जाता है समुद्री डकैतों के द्वारा। ठीक है ना। जब ये बात अरब के खलीफाओं को पता चलती है तो वो भारत के राजा, उस समय जो सिंध क्षेत्र था, ठीक है ना, सिंध नदी वाला जो क्षेत्र, तो सिंध प्रदेश कहा जाता है उसे। सिंध प्रदेश के जो राजा थे वो थे दाहिर। वहां अरब के जो खलीफा थे उन्होंने एक मशवरा भेजा कि आपके क्षेत्र में हमारे जहाज डकैतों के द्वारा लूट लिए गए हैं, तो आप उस लूट के माल को वापस कीजिए और उन डकैतों को सख्त सजा दीजिएगा। लेकिन जो दाहिर साहब थे उन्होंने उसमें असमर्थता व्यक्त कर दी और कहा कि उन डकैतों के ऊपर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक है। तो इससे खलीफा क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और भारत पर आक्रमण करने की सोचते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी कहानियां हैं। तो
उस समय जो खलीफाओं का जो गवर्नर होता है वो मोहम्मद अल हज्जाज, एक इराक का राजा होता है वो। और वो क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम जो कि 17 वर्ष की उम्र का होता है, उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। ठीक है ना। तो जैसे वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है सिंध क्षेत्र पर, वैसे ही दाहिर को पता लगता है, तो दाहिर वहां से भाग करके पूर्वी क्षेत्रों की ओर, पूर्वी भारत की ओर को भागना शुरू कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं उन पे मैं आपसे चर्चा करूंगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो उसका जवाब आपको मिल चुका है कि मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है ना। उसके बाद अगली बात आ रही है कि अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित ग्रंथ चचनामा में सर्वप्रथम अरबों का सिंध विजय का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर से बनता है। सबसे पहले तो एक ग्रंथ पुस्तक का नाम आ रहा है यहाँ पर, चचनामा। तो चचनामा किसने लिखी थी? चचनामा लिखी थी अली अहमद ने। आप लोग नोट भी करते रहिएगा ताकि जो प्रश्न आएंगे उनमें मैं आपको बता दूंगा कि ये प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है ना, और ये कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चचनामा किसके द्वारा लिखी गई है? अली अहमद द्वारा लिखी गई है अरबी भाषा में, और इसमें सर्वप्रथम अरबों का सिंध विजय का वर्णन मिलता है। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था, और जो कि क्या था? अरबी था। अभी इसके बाद हम तुर्की आक्रमण का, तुर्की मुसलमानों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। तो ये प्रश्न यहाँ पर से, ये दो तीन प्रश्न कंटिन्यू बनते हैं कि सबसे पहले कि मतलब चचनामा किसने लिखी थी, और अरबों का सिंध विजय का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो चचनामा में मिलता है। चचनामा किस भाषा में लिखी गई थी? अरबी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, और मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध का शासक कौन था? तो दाहिर था। ठीक है ना। और इस प्रकार से जब मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर आक्रमण किया 712 ईस्वी में, तो उसने लगभग लगभग देवल विजय की, नेऊन विजय किया, सहवान, सीसम, राउर विजय, ब्राह्मणाबाद, आलोर विजय, मुल्तान तक पहुंच गया था। वो पाकिस्तान के मुल्तान वाले क्षेत्र में पहुंच गया था। तो ये सारी विजय करने के बाद जब 714 ईस्वी में अल हज्जाज की मृत्यु होती है और 715 ईस्वी में खलीफा की मृत्यु हो जाती है, तो मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अरबी मुसलमान थे उनका जो क्षेत्र था वो सिंध क्षेत्र तक ही सिमट कर रह गया था। ठीक है, तो ये चीजें आपने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की। अब आगे की जो मैं बात करता हूं, यहाँ पर अल्पतगीन आ गया। अब यहाँ पर से आगे मैं थोड़ा सा तुर्की मुसलमानों की बात करता हूँ। जो तुर्की मुसलमान थे, अरबी मुसलमान तो आप समझ गए कि अरब सागर और लाल सागर और भूमध्य सागर के जो बीच वाला जो क्षेत्र में था। लेकिन जो तुर्की मुसलमान थे, तुर्की मुसलमान चाइना, चीन, भारत का मैप आपने देखा है, उसके ऊपर चीन है, चीन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। ठीक है ना, चीन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र की एक बर्बर और असभ्य प्रकार की एक जाति थी मुसलमानों की। ठीक है ना, जो कि इस्लाम धर्म को और अपना साम्राज्य विस्तार करना चाह रही थी, और इस्लाम धर्म का भी प्रचार प्रसार करना चाह रही थी। ठीक है ना। तो यहीं पर क्या होता है, अल्पतगीन, अल्पतगीन तुर्क सरदार ने गजनी, गजनी आपका अफगानिस्तान क्षेत्र में है। अल्पतगीन तुर्क सरदार ने गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की। तो गजनी स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? अल्पतगीन ने की थी, और जो कि क्या था? तुर्क सरदार था। ठीक है ना। बाद में सुबुक्तगीन ने गजनी पर कब्जा कर लिया, और बाद में दूसरे एक तुर्क मुसलमान हुए, उनका नाम था सुबुक्तगीन। ठीक है ना, सुबुक्तगीन ने गजनी पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अगली बात आ रही है 986 ईस्वी में गजनी को सुबुक्तगीन ने भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर आक्रमण किया। यह भारत पर पहला तुर्की आक्रमण था। यहां पर से एक प्रश्न बन जाता है दोस्तों। ठीक है ना, कि 986 ईस्वी में गजनी के सुबुक्तगीन ने भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर आक्रमण किया, और यह भारत पर पहला तुर्की आक्रमण था। तो प्रश्न ये आएगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की आक्रमणकारी कौन था? तो आप बोलोगे सुबुक्तगीन था। ठीक है ना। भारत पर, अब यहाँ पर तीन प्रश्न बन गए आपके कि भारत, देखिए कैसे, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुसलमान कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुसलमान कौन था? तो आपका जवाब हो जाएगा सुबुक्तगीन। ठीक है ना। तो सुबुक्तगीन आपको याद रहना चाहिए कि तुर्क मुस्लिम था ये, और ये प्रथम तुर्की था जिसने भारत पर
आक्रमण किया था। तो ये चीजें आपको समझनी है। अब आपको के सामने जो अगले राजा आ रहे हैं उनका नाम है मोहम्मद गजनवी। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी सुबुक्तगीन, जिसने कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किया था, ठीक है ना, तुर्क मुस्लिम आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था। वह 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना। तो कब बना वो? 998 ईस्वी में बना था, ठीक है ना। और किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का पुत्र था। सुबुक्तगीन कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुस्लिम था, ठीक है ना, तुर्की मुस्लिम। उसने 1000 से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार हमला किए। तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किए? तो आपको पता होना चाहिए कि 17 बार। और कब से कब तक? 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक के बीच में उसने 17 बार आक्रमण किए। उसके आक्रमण का उद्देश्य अधिक धन लूटना था। सिर्फ धन प्राप्ति करने के लिए वो भारत पर क्या करता था? आक्रमण करता था, क्योंकि भारत अपने आप में बहुत ज्यादा उस समय संपन्न देश था, ठीक है ना। सोने की चिड़िया, जैसे कि मैं आप लोगों के सामने बार बार कह रहा हूं कि सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को, ठीक है ना। तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। अगला पॉइंट आ रहा है, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना 1001 में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल ने किया, ठीक है ना। तो जब 1001 में पहला आक्रमण महमूद गजनवी ने भारत पर किया, तो उस समय यहां पर शासक कौन था? तो वो था जयपाल, ठीक है। वह हिंद के निकट हुए युद्ध में जयपाल पराजित हो गया। जो हिंदू शाही वंश का जो राजा था जयपाल, वो क्या हो गया? पराजित हो गया, और उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि बहुत लज्जित हो गया वो, और उसने आत्महत्या कर ली। महमूद ने 1006 में मुल्तान पर आक्रमण किया। उस समय मुल्तान का शासक अब्दुल फतेह दाऊद था। अब्दुल फतेह दाऊद ये अरबी था। आई बात समझ में? क्योंकि मुल्तान तक पहुंच गया था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, तो उसी के जो वंशज थे। तो अब्दुल फतेह दाऊद, यानी कि इसने किसको हराया? अब्दुल फतेह दाऊद को हराया। 1006 में मुल्तान पर भी इसने क्या कर लिया? अपना कब्जा कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? तो 17 बार किए। कब से कब तक किए? 1001 से 1027 ईस्वी तक किए। मेन उद्देश्य क्या था भारत पर आक्रमण करने का? तो धन लूटना था, ठीक है ना, अधिक से अधिक धन लूटना था, ठीक है ना। जिस समय पहला आक्रमण किया, वो उस समय हिंदू शाही वंश के शासक कौन थे? तो जयपाल थे, ठीक है ना। जब मुल्तान पर आक्रमण किया, तो उस समय वहां के शासक कौन थे? तो अब्दुल फतेह दाऊद, आपको याद होना चाहिए, और जो कि क्या था? अरबी मुसलमान था, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। 1009 में महमूद ने पेशावर पर आक्रमण किया, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। मुल्तान भी पाकिस्तान में है, पेशावर भी पाकिस्तान में है। 1009 में महमूद गजनवी ने पेशावर पर आक्रमण किया। इस समय पेशावर का शासक आनंद पाल था, ठीक है ना। तो पेशावर आक्रमण के समय, महमूद गजनवी के पेशावर आक्रमण के समय पेशावर का शासक कौन था? तो आनंद पाल था, ठीक है। यहाँ पर से ये छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं कभी कभार, तो इसलिए इनको थोड़ा से देख लेना पड़ता है। अगली चीज आ रही है, बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद के पद को मान्यता प्रदान करते हुए यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी, ठीक है ना। तो क्योंकि जो मुस्लिम राजा होते थे उनको ये भी उनके कानून में ये है कि जब उनको खलीफाओं से क्या लेनी पड़ती थी? स्वीकृति लेनी पड़ती थी कि वो राजा बन गए हैं, तो उनको विभिन्न प्रकार की उपाधियां मिलती थी। तो इसी प्रकार की यामिन उद दौला की उपाधि किसे दी गई थी? तो आप बोलोगे मोहम्मद गजनवी को दी गई थी। और यामिन उल मिल्लाह की उपाधि भी किसे मिली थी? ये भी उन्हीं को मिली थी, मोहम्मद गजनवी को। महमूद ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। सोमनाथ जो कि गुजरात में है, सोमनाथ का मंदिर, ठीक है ना। इसी मंदिर को लूटने के लिए इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया था। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न बार बार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी तक का यही है कि सोमनाथ पर आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने कब किया था? तो 1025 ईस्वी में किया था, ठीक है ना। आपको यहाँ पर एक चीज और बता देता हूं कि सोमनाथ का मंदिर जब मोहम्मद गजनवी ने लूटा, तो कहते हैं कि उसके जो घोड़ों, जब वो यहाँ से लूट का धन ले जा रहा था मंदिर को लूट करके, तो कहाँ रह गया गुजरात और कहाँ रह गया अफगानिस्तान का काबुल? एक घोड़ा उसका अफगानिस्तान के काबुल में था और एक घोड़ा उसका यहाँ से चल रहा था। तो इतनी लंबी लाइन लग गई थी। तो कितना धन लूटा होगा उसने उस समय यहाँ पर, ठीक है ना। तो सोमनाथ का युद्ध 1025 सोमनाथ के मंदिर को लूटा था उसने, और सोमनाथ कहाँ है? गुजरात में है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा
अपने माइंड में रखनी है। अंतिम हमला जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए 1027 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। मोहम्मद गजनवी का अंतिम जो युद्ध था या जो, तो जाटों के विद्रोह को, क्योंकि जाट भड़क उठे थे, ठीक है ना, और 1027 में हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद 1030 ईस्वी में महमूद की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो महमूद गजनवी की मृत्यु कब हो गई थी, 1030। अब उसके बाद आता है तहकीक हिंद के लेखक अलबरूनी जो थे, वो महमूद गजनवी के क्या थे, तहकीक हिंद, तहकीक हिंद यानी कि भारत की खोज, ठीक है ना। और इसके जो लेखक थे वो थे अलबरूनी, और अलबरूनी किसके दरबारी थे, वो थे महमूद गजनवी के, भारत आए थे इसके साथ, ठीक है ना। और इन्होंने एक पुस्तक लिख दी अलबरूनी ने, तहकीक हिंद, और इसी तहकीक हिंद पुस्तक से ही पता चलता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। दूसरी चीज, एक बात और बता देना चाहूंगा कि भारत के विभिन्न नाम है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जो नाम जो पड़ा वो मध्यकालीन इतिहासकारों ने ही दिया था, और संभवतः यह कहा जाता है कि अलबरूनी की जो पुस्तक है तहकीक हिंद, इसमें सर्वप्रथम भारत को हिंदुस्तान नाम से जाना गया। तो ये चीज आप याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त उतबी, फिरदौसी, महमूद गजनवी के दरबारी थे। तो फिरदौसी भी किसका दरबारी था, महमूद गजनवी का। उतबी किसका दरबारी था, फिरदौसी का नाम आपने सुना होगा, शाहनामा इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है ना। शाहनामा के लेखक कौन है, फिरदौसी हैं, ठीक है। तो ये मोहम्मद गजनवी के क्या थे, दरबारी थे। तो यहाँ पर 2-3 प्रश्न उठ जाते हैं कि तहकीक हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे, तो अलबरूनी थे। शाहनामा किसने लिखी है, फिरदौसी ने लिखी है, ठीक है ना। सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया, 1025 ईस्वी में किया, ठीक है ना। और मृत्यु कब हो गई, 1030 ईस्वी में हो गई, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर थोड़ा से जानकारी रखेंगे, और इस प्रकार से जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो कुछ टाइम भारत पर उसके जो मतलब अमीर होते हैं वो यहाँ पर राज करते हैं, ठीक है। फिर उनका क्षेत्र भी, क्योंकि उनका तो मेन मकसद क्या था, धन लूटना था यहाँ पर, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट आती है जो बारी, वो है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी आपको पता होना चाहिए कि गजनी जो ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एक गौर प्रदेश था, वहां का शासक था, ठीक है ना। और इसने भारत की संपन्नता को देकर इसने भी अपन यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आक्रमण किए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम 1175 ईस्वी में सबसे पहले भारत के मुल्तान पर आक्रमण किया, ठीक है ना। 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण किया गया, मोहम्मद गौरी ने सबसे पहला आक्रमण। ये भी एक तुर्क मुसलमान था, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है, तुर्क मुसलमान, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम आक्रमण कब किया गया, तो 1175 ईस्वी में किया गया। और इस जब 1175 में इसने आक्रमण किया, ठीक है, तो उस समय गुजरात के एक शासक थे मूलराज द्वितीय, तो उससे ये क्या हो गया था, पराजित हो गया था, ठीक है ना। गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय के साथ पराजित हो गया था, ठीक है। उसके बाद इसने बहुत सारे युद्ध किए भारत पर, ये हारता गया, ठीक है ना। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर प्रश्न बनता है, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ। आपने पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा, जो कि दिल्ली के शासक भी रहे और अजमेर के शासक भी रहे, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गौरी का प्रथम युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है ना। तो तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ा सा 1-2 बातें मैं बता देना चाहता हूँ कि पृथ्वीराज चौहान ने और संयोगिता का आपने प्रेम प्रसंग के बारे में सुना है होगा, ठीक है ना, जो कि जयचंद की पुत्री होती है, और उनके स्वयंवर से पृथ्वीराज चौहान उनको बीच स्वयंवर से भगाकर ले आते हैं, और उसके बाद उसके साथ शादी करते हैं, ठीक है ना। तो प्रथम युद्ध में जब मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी से जीत जाते हैं प्रथम युद्ध में, तो उसके बाद ये बात पता चलती है जयचंद को, ठीक है ना। और जयचंद अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि उनकी बेटी को उन्होंने भगा के ले गए थे पृथ्वीराज चौहान। तो जयचंद को जब ये बात पता चलती है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया है, तो 1192 ईस्वी में जो जयचंद होता है वो क्या करता है कि मोहम्मद गौरी को दोबारा से आमंत्रित करता है भारत पर आक्रमण करने के लिए, ठीक है ना। और वो आक्रमण करता है, और जो जयचंद होता है वो क्या करता है, मोहम्मद गौरी का सपोर्ट करता है। तो यही गलतियां, यहीं से गलतियां शुरू हो जाती हैं भारत में, और इस प्रकार से मुस्लिम। और द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में जो तराइन के द्वितीय युद्ध होता है, उसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है, और उसे बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले जाया जाता है,
ठीक है, और वहाँ कहा जाता है कि उसकी आंखें फोड़ी जाती हैं। कुछ विद्वानों का ये मत भी है कि शब्द बीड़ी बाणों से मोहम्मद गौरी को मार दिया जाता है, लेकिन इसमें सत्यता नहीं है, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान ले जाकर के मार दिया जाता है। तो जयचंद की करामातों की वजह से पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में गहड़वाल शासक जयचंद को भी पराजित कर दिया। अब देखिए आप, यहाँ पर सबसे बड़ी जो भूल जयचंद ने करी थी, उसका परिणाम जयचंद को भुगतना पड़ा, ठीक है ना। तो 1194 ईस्वी में वो जयचंद को हरा करके चंदावर का युद्ध में हरा देता है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न बनते हैं दोस्तों। एक तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, 1192 ईस्वी में। और दोनों किसके बीच में हुए थे, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो मोहम्मद गौरी पहला युद्ध हारता है, दूसरा युद्ध जीत जाता है। उसके बाद चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक बात और यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा आपको। आपने पृथ्वीराज चौहान का यहाँ पर क्योंकि जिक्र आया, ठीक है ना। चंद्रबरदाई का नाम सुना होगा आपने। चंद्रबरदाई एक बहुत ही बड़े लेखक हुए, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। तो एक पुस्तक का नाम यहाँ पर आता है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी, तो वो आपका चंद्रबरदाई ने लिखी थी। और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था, ठीक है ना। तो अगली बात अब मोहम्मद गौरी के बारे में कर लेते हैं कि 1194 उसमें चंदावर के युद्ध में उसने जयचंद को हरा दिया, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने अपने अमीरों को भारतीय क्षेत्रों में शासन बनाया, ठीक है। यानी कि अमीर अमीर यहाँ पर उन लोगों को कहा गया है जो सत्ता का कार्य देखते थे, ठीक है ना। तो जो सत्ता का कार्य देखते थे, उसने उन्हीं लोगों को यहाँ भारतीय क्षेत्रों में क्या बना दिया था, अपना शासक बना दिया था, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली के आसपास का क्षेत्र दिया गया। अब आप आगे पढ़ेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक और गुलाम वंश आगे के वीडियोज में आएंगे, ठीक है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने दिल्ली के आसपास का क्षेत्र दिया, ठीक है। मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत का अभियान किया, ठीक है ना। बंगाल के लिए बंगाल क्षेत्र और पूर्वी भारत के लिए इसने अभियान किया, बख्तियार खिलजी, ठीक है। और कहा जाता है कि इसने नालंदा एवं विक्रमशिला, नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय हैं बंगाल में है। नालंदा आपका ये बिहार में है दोनों, ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक, ठीक है ना। और विक्रमशिला को इन्होंने क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक और कलीमा और दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति खुदी रहती थी। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि वह कौन सा मुस्लिम तुर्क शासक था जिसकी सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति खुदी हुई थी। तो लक्ष्मी की आकृति, क्योंकि लक्ष्मी हिंदू देवी है, ठीक है, लेकिन उसने लक्ष्मी की आकृति खुदवाई थी उस पे, ठीक है ना। तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर, यह प्रश्न भी आपको यहाँ पर कंठस्थ रखना है। 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। तो खोखरों के युद्ध में 1206 ईस्वी में क्या हो गई, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से हमने देखा 1191 से तराइन के युद्ध से जब उसको सफलताएं प्राप्त हुई 92 से, तो उसके बाद 1206 तक उसने भारतीय राज्यों को बहुत सारा लूटा, अपने अमीरों को इन क्षेत्रों का क्या बनाया, शासक बनाया, ठीक है ना। तो और 1206 में मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आ रही है। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को ही कहा जाता है। तुर्की, देखो सुबुक्तगीर ने आक्रमण किया, ठीक है ना, कासिम ने आक्रमण किया, लेकिन ये लोग क्या हो गए, धन लूटा इन्होंने और इसके बाद यहाँ से चले गए। लेकिन यहाँ पर राज किया गया मोहम्मद गौरी के द्वारा, उसके जो अमीर थे उनके द्वारा, ठीक है। और इसी से आगे हमारा गुलाम वंश बनेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ये प्रश्न बार बार उठाया जाता है कि भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा मोहम्मद गौरी। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप लोग इसी प्रकार से इस चैनल को देखते रहेंगे। मैं आगे भी इसके अगले वीडियोज में आपको गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत की बात बताऊंगा कि कैसे यहाँ पर मुस्लिमों ने अपना क्षेत्र विस्तार किया था। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और शेयर और लाइक भी जरूर करेंगे। धन्यवाद।